हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन पर भीषण हमलों के बावजूद अगले महीने भारत को S-400 की तीसरी खेप भेजेगा रशिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे कैसे इतने भीषण हमलों के बावजूद भी भारत को खेप की पूर्ति करेगा रशिया। जी हां दोस्तों, बताएंगे भारत और रशिया के बीच दोस्ती की ये सबसे बड़ी मिसाल। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पाकिस्तान को मलेरिया से बचाएगा अपना भारत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के लिए भारत इस रोग के लिए बना ढाल। बताएंगे कैसे दोस्तों, और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की धमकी क्यों दे रहा है अमेरिका, हुआ आग बबूला। बताएंगे दोस्तों क्या है सबसे बड़ी खबर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री किसान लाभार्थियों को लगने वाला है दोस्तों तगड़ा झटका। बताएंगे कैसे और कौन सी इससे जुड़ी सुविधाएं बंद कर दी गई हैं दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और मोदी है तो मुमकिन है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ यूक्रेन पर भीषण हमलों के बावजूद अगले महीने भारत को S-400 मिसाइल की तीसरी खेप भेजेगा रूस। जी हां, यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है दोस्तों। इसके बावजूद वो अगले महीने S-400 की तीसरी खेप भारत को भेजना शुरू कर देगा। अब तक भारत को तय शेड्यूल के हिसाब से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 यूनिट मिल चुकी है, जिनकी तैनाती भी पूरी की जा चुकी है। रशिया के S-400 वायु रक्षा प्रणाली के तीसरे ऑपरेशनल स्क्वाड्रन के लिए डिलीवरी अगले महीने भारत आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। रक्षा सूत्रों के अनुसार S-400 के लिए पार्ट्स नवंबर में रशिया से भारत पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी हां, रूस अब तक भारत को 2 S-400 स्क्वाड्रन मुहैया करा चुका है। फरवरी में यूक्रेन के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद रशिया ने दूसरा स्क्वाड्रन भारत भेजा था। जी हां, एक S-400 स्क्वाड्रन को LAC के संवेदनशील इलाके के पास नॉर्दर्न सेक्टर में तैनात किया गया है, जबकि एक यूनिट पंजाब में लगाई गई है दोस्तों। एक अधिकारी के मुताबिक S-400 की तीसरी स्क्वाड्रन को राजस्थान के पास तैनात किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे में ये खबर इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच दोस्तों युद्ध जो है और ज्यादा आग की तरह फैलती जा रही है, बड़ी होती युद्ध जा रही है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद भी रशिया ने भारत को S-400 की खेप देने की दोस्तों जो प्रॉमिस की थी उसको चुका रहा है। और ऐसे में रशिया ने साबित कर दिया है कि हमने जो कमिटमेंट किया है भारत के लिए वो हम पूरा कर रहेंगे, यानी कि हथियारों को समय पर भारत को हम देकर रहेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में जिस प्रकार से कुछ समय पहले दोस्तों जयशंकर जी ने पश्चिमी देशों को हड़काया था और 2 टूक जवाब दिया था दोस्तों, और कहा था कि कुछ समय पहले भारत को हथियार देने से हिचकते थे, भारत को हथियार नहीं दिया करते थे, और ऐसे में रशिया ही भारत के साथ आया था दोस्तों। और आज भी रशिया ने दिखा दिया है कि हर घड़ी में वो भारत के साथ खड़ा है। मानते कि नहीं आप लोग दोस्तों? राय सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट में लिखकर। भारत और रशिया की दोस्ती के बारे में व्याख्यान जरूर करिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान के लिए भगवान की तरह बना भारत। जी हां, पाकिस्तान को मलेरिया से बचाएगा अपना भारत। इस्लामाबाद खरीदेगा 62 लाख मच्छरदानियां। मुसीबत में आया पड़ोसी पाकिस्तान। बता दें पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है दोस्तों। भयानक बाढ़ ने न सिर्फ आर्थिक संकट को और गहरा कर दिया, बल्कि तमाम बीमारियों को भी बढ़ावा दे दिया है दोस्तों। मच्छरों से होने वाली बीमारी मलेरिया वर्तमान में पाकिस्तानियों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी चुनौती निकलकर सामने आई है। इससे बचाव के लिए पाकिस्तान भारत से करीब 62 लाख मच्छरदानियां खरीदने जा रहा है दोस्तों। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी अनुमति मिल गई। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पाकिस्तान के लिए मच्छरदानियां जुटाने के लिए ग्लोबल फंड की ओर से मुहैया कराए गए वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है दोस्तों। खबरों की माने तो पिछले महीने स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से मच्छरदानी खरीदने की अनुमति मांगी थी। पाकिस्तानी अधिकारी ने दावा किया कि उन्होंने सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 26 सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए मच्छरदानी की व्यवस्था के लिए ग्लोबल फंड से अनुरोध किया था, और इन इलाकों में प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के मामले बहुत अधिक थे। जवाब में ग्लोबल फंड ने भारत से इन मच्छरदानियों को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। अगर
पाकिस्तान सरकार इसकी अनुमति देती है। जी हाँ दोस्तों, खबर के अनुसार अधिकारी ने बताया कि हमने भारत से मच्छरदानी की खरीद की अनुमति देने के लिए वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है। अगर अनुमति दी जाती है तो ग्लोबल फंड ने हमें कुछ दिनों के भीतर मच्छरदानी की आवश्यक संख्या की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2019 से ही व्यापार बंद है दोस्तों, लेकिन बाढ़ से आई तबाही के बाद पाकिस्तान में भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को बहाल करने की मांग उठ रही है और पाकिस्तानी मीडिया की माने तो शहबाज सरकार भी इस बारे में विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या भारत को मच्छरदानियों की खेप दोस्तों पाकिस्तान को एज अ हेल्प, एज अ मदद देनी चाहिए दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान अगर मच्छरदानियां भारत से खरीदना चाहे तो क्या भारत को अलाउ करना चाहिए? आपकी जो भी राय हो दोस्तों इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है वीडियो पर, जिन्होंने लाइक नहीं किया। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दे, जहां यूरोप में छिड़ेगा महायुद्ध, रशिया की मदद करने जंग में कूदा बेलारूस, तो अब नाटो ने दिया जवाब, कहा सबको देख लेंगे एक साथ। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के मोर्चे पर लगातार पिछड़ रहे रूस ने अब बेलारूस से संघर्ष जोड़ कर लिया है दोस्तों। बेलारूसी के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस और रूस देश की पश्चिमी सीमाओं पर तनाव के बढ़ने के जवाब में एक संयुक्त सैन्य कार्य बल तैनात करेंगे। लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस रशिया को बैरक बनाने तथा अभियान छेड़ने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा। हालांकि फिलहाल अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बेलारूस में कितनी रूसी सेनाएं रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के इस बयान के बाद नाटो भड़क गया है दोस्तों। नाटो ने कहा है कि वे इसके लिए तैयार है। नाटो महासचिव स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल बेलारूस की सीमा नाटो से जुड़े 3 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा से लगती है। अब जबकि बेलारूस रूस का खुलकर समर्थन करने लगा है दोस्तों, तो नाटो को डर है कि अब इस युद्ध की आंच संगठन के सदस्य देशों तक पहुंचेगी। इसके अलावा बेलारूस यूक्रेन के साथ 1000 किलोमीटर से अधिक की सीमा साझा करता है। अगर रूसी सेना ने बेलारूस में सैन्य अड्डा या बैरक बनाया तो वो यूक्रेन के लिए खतरनाक साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि नाटो ने साफ कर दिया है कि बेलारूस आए चाहे कोई और भी देश आ जाए रशिया के साथ, हम सबको देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपके जो भी निजी विचार हो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इमरान खान और पीटीआई के अन्य नेताओं पर मामला दर्ज कभी भी हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी, बता दें इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर संघीय जांच एजेंसी बोले तो FIA ने मंगलवार को कथित रूप से विदेशों से प्रतिबंधित धन हासिल करने के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में इमरान की पार्टी PTI की वित्तीय टीम, एक निजी बैंक प्रबंधक सहित पार्टी से जुड़े कई नेताओं को भी आरोपी बताया गया है दोस्तों। FIR में कहा गया है कि वुटन क्रिकेट लिमिटेड के मालिक आरिफ मसूद नकवी ने पंजीकृत यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी UBL खाते में गलत तरीके से PTI के नाम पर धन हस्तांतरित किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि शहबाज शरीफ सरकार जल्द ही PTI चीफ को गिरफ्तार करने या उन्हें नजरबंद करने के विकल्पों पर विचार कर रही है। सबसे पहले पाकिस्तान संघीय जांच एजेंसी यानी सीनेटर सैफुल्लाह नियाजी, तारिफ शफी और हामिद जमात को गिरफ्तार कर चुकी है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन बेंच ने अपने सुरक्षित फैसले में कहा है कि PTI के खिलाफ प्रतिबंधित फंडिंग साबित हो गई है। ECP ने अपने सर्वसम्मत फैसले में फैसला सुनाया है कि पार्टी को बिजनेस टाइकून आरिफ नकवी और 34 विदेशी नागरिकों से धन प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब हर कोई इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है दोस्तों, और कभी भी इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां रशिया ने यूक्रेन पर हमला तेज किया तो इधर जयशंकर जी का बयान आया दोस्तों। उन्होंने कहा युद्ध से किसी भी पक्ष का भला नहीं होगा। जी हाँ, क्रीमिया ब्रिज ब्लास्ट के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए और इसी बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शांति की अपील करते हुए कहा कि इस लड़ाई से किसी का भी हित सधने वाला नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूक्रेन संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसके प्रभाव के मुद्दे पर विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर जी ने कहा कि यूक्रेन में किसी भी तरह के विवाद के हम पूरी तरह खिलाफ है। हमारा मानना न है कि विवाद से न उसमें भाग लेने वालों का और न ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में से किसी का भी हित पूरा होता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना और नागरिकों की मृत्यु का कारण बनना स्वीकार्य नहीं है। एस जयशंकर जी ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कम आय वाले देशों पर इस युद्ध का कैसा असर पड़ रहा है। ईंधन, भोजन और उर्वरक जैसी जरूरी चीजों की
सप्लाई को लेकर दिक्कतें खड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में जयशंकर जी के बातों का अगर आप भी समर्थन करते हैं दोस्तों तो बिल्कुल सही कहा जयशंकर जी ने, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बात करेगा और खबर की, जहां सऊदी अरब को अंजाम भुगतने की धमकी क्यों दे रहा है आखिर अमेरिका, इस वजह से हुआ आग बबूला। बता दें अमेरिका के सबसे करीबी देशों में से एक सऊदी अरब अपनी अलग राह पकड़ता नजर आ रहा है। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। अमेरिकी सांसदों का एक वर्ग पश्चिमी एशियाई देश सऊदी अरब को हथियारों की आपूर्ति को प्रतिबंधित करना चाहता है। बता दें कि सऊदी अरब हथियारों के लिए लगभग पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन तेल को लेकर पनप रहे ताजा विवाद ने इस रिश्ते में कड़वाहट घोल दी है। दोस्तों, ओपेक प्लस तेल उत्पादक देशों का सबसे बड़ा समूह है। इस समूह में सऊदी अरब का दबदबा है। ओपेक प्लस ने 5 अक्टूबर को तेल उत्पादन में कटौती का ऐलान किया, जिससे अमेरिका नाराज हो गया। बता दें कि इस समूह में रशिया भी सदस्य देश है। हालांकि तेल में कटौती के ऐलान के बाद से अमेरिकी सरकार लगातार सऊदी अरब को तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए मनाने में जुटी थी। खबर है कि अमेरिका की बातों को सऊदी अरब ने अनसुना कर दिया। जी हाँ दोस्तों, डेमोक्रेट सीनेटर बॉब मेनेंडेज, रिचर्ड ब्लूमेंथल और रॉ खन्ना ने भी सऊदी अरब के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। गार्जियन के मुताबिक अमेरिकी सांसद मेंडेज ने कहा है कि मैं सऊदी अरब के साथ किसी भी सहयोग को हरी झंडी नहीं दूंगा जब तक कि किंगडम यूक्रेन में युद्ध के संबंध में अपनी स्थिति का पुनर्मूल्यांकन नहीं करता। अब बहुत हो गया, यानी कि दोस्तों अब अमेरिका पूरे तरीके से आग बबूला हो चुका है सऊदी अरब पर, वो भी तेल वाले मुद्दे को लेकर। दोस्तों साथ ही साथ बड़ी खबर बता दें आपको, जहां पर क्या पुतिन करेंगे परमाणु हमला, अमेरिका ने मंगाई आयोडीन की गोलियां, कैसे बचाएगी ये दवा। बता दें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी ने एक बार फिर दुनिया को सहमा दिया है। दोस्तों हाल में पुतिन ने कहा था कि वो रूस की रक्षा के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी करेगा। उन्होंने पश्चिमी देशों को धमकाते हुए कहा था कि वो इस बात को लेकर झांसे में रहें, ये कोई गीदड़ भभकी नहीं है। हालांकि कुछ जानकारी से पुतिन की गीदड़ भभकी ही मान रहे हैं। तो वहीं अमेरिका समेत पश्चिमी देश पुतिन की इस धमकी को गंभीरता से ले रहे हैं। दोस्तों यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन कई बार परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। हालांकि अब जब रशिया ने यूक्रेन का 18% हिस्सा खुद में मिला लिया है तो उसके बाद परमाणु हमले की आशंका और बढ़ गई है। दोस्तों जानकारों का मानना है कि रूस अपने हिस्सों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुतिन की धमकी को नजरअंदाज न करते हुए अमेरिका और यूरोप ने आयोडीन की दवाएं मंगानी शुरू कर दी हैं। इस दवा का इस्तेमाल परमाणु हमले की स्थिति में रेडिएशन लीक होने पर किया जाता है। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन इतने ज्यादा निर्दयी हैं दोस्तों कि वो परमाणु हमला कर देंगे, या फिर वो भी एक तरीके से डराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको जो भी लगता है राय सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी देश पर अगर आंच आएगी दोस्तों तो वो कुछ ना कुछ धमकाने के लिए जवाब तो अवश्य ही देगा। मानते कि नहीं आप लोग बताइएगा जरूर दोस्तों। और ऐसे में इस मुद्दे पर आप पुतिन को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां ईयू और रशिया की जंग में चीन कमा रहा है माल। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे ठगे जा रहे हैं यूरोपीय देश। आपको बताते यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमला करने के बाद यूरोपियन संघ ने रूस से गैस सप्लाई पर बैन लगा रखा है। दोस्तों हालांकि अंदर की बात यह है कि यूरोपियन संघ में गैस रशिया की ही पहुंच रही है। बदलाव सिर्फ इतना आया है कि अब ये चीन के रास्ते होकर पहुंच रही है। सीधे शब्दों में कहें तो ईयू को अपनी गैस बेचने में नाकाम रशिया चीन को जरिया बना रहा है दोस्तों। और इस तरह की उसकी गैस की सप्लाई भी बाधित नहीं हो रही और उससे मुनाफा भी हो रहा है। तो वहीं बीच में सौदेबाजी करके चीन भी कमाई कर रहा है। शायद यही वजह है कि रूस चीन गैस पाइपलाइन की योजना भी नया रूप ले रही है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो रूस के ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने इस साल की शुरुआत में ही डैमेज हुई नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस लिंक को रिप्लेस करने के बारे में स्पष्ट किया था। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां पर इजराइल लेबनान ने समुद्री सीमा को लेकर किया ऐतिहासिक समझौता। बता दें इजराइल के प्रधानमंत्री यार लापिद ने मंगलवार को कहा कि उनके देश ने अमेरिका की मध्यस्थता में महीनों तक चली बातचीत के बाद पड़ोसी लेबनान के साथ साझा समुद्री सीमा को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। ये एक दुर्लभ समझौता है क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। हालांकि समझौते को लेकर अब भी कुछ बाधाएं हैं, जिसमें इजराइल में इसे कानूनी रूप से चुनौती दिए जाने की संभावना शामिल है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री लापिद ने समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये समझौता इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करेगा, इजराइल की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचाएगा और हमारी उत्तरी सीमा में स्थिरता सुनिश्चित करेगा। इजराइल के 1948 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लेबनान और इजराइल के बीच समुद्री सीमा को लेकर विवाद है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत ने दिया रूस को तगड़ा
झटका, पुतिन की इस मांग के खिलाफ की वोटिंग, यूक्रेन हुआ खुश। बता दें, भारत ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस के अवैध कब्जे की निंदा करने के संबंधी मसौदे पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में गुप्त मतदान कराने की रशिया की मांग के खिलाफ मतदान किया। भारत सहित 100 से अधिक देशों ने सार्वजनिक मतदान के लिए मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को अल्बानिया के उस प्रस्ताव पर मतदान किया जिसमें रशिया के अवैध तथा कथित जनमत संग्रह और दोनेत्स्क, खेरसान, लुहांस्क और जापोरिजिया पर अवैध रूप से कब्जा करने के प्रयास की निंदा करने संबंधी मसौदा प्रस्ताव पर सार्वजनिक मतदान की मांग की गई थी। तो वहीं रूस ने इस प्रस्ताव पर गुप्त मतदान की मांग की थी। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बेलारूस की सीमा पर पहुंची रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ नया मोर्चा खोलने की तैयारी में पुतिन, जिसके बाद जेलेंस्की ने मांगी लगातार मदद। बता दें, रूसी सेना बेलारूसी सीमा की तरफ से यूक्रेन को घेरने की कोशिश में है। दोस्तों, बेलारूस द्वारा रूसी सेना के एक साथ नए सैन्य संबंध की घोषणा के बाद यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में एक नए मोर्चे का सामना करना पड़ सकता है। बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर के हिसाब से दोस्तों, उनके देश की 60,000 मजबूत सेना में से कुछ बेलारूस में रूसी सैनिकों के साथ तैनात हो रहे होंगे। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां यूक्रेन पर और विनाशकारी हमले की मांग कर रहे हैं रूसी लोग, जमकर बर्बरता दिखाओ जैसी आवाजें निकल रही हैं। दोस्तों, केर्च ब्रिज पर हमले के बाद कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों पर रूसी मिसाइलों की जवाबी कार्रवाई ने रशिया में युद्ध चाहने वालों को खुश कर दिया है। यूक्रेन पर ताजा बम वर्षा से रूसी अधिकारियों के साथ साथ क्रेमलिन समर्थक पंडित भी पुतिन की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हाल के हफ्तों में युद्ध के मैदान पर शर्मनाक असफलताओं के बाद रूसी सेना की जमकर आलोचना की है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां पर पाकिस्तान से बड़ी खबर, नए सेना प्रमुख की तैनाती को लेकर बहस तेज। राष्ट्रपति अलवी ने कहा विपक्ष से बने आम सहमति। जी हां, पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर बहस तेज होती जा रही है। दोस्तों, अब इस बहस में राष्ट्रपति आरिफ अलवी भी कूद पड़े हैं। एक टीवी साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रपति अलवी ने कहा कि नए सेना प्रमुख की नियुक्ति को लेकर व्यापक बहस होनी चाहिए और आम सहमति पर आना चाहिए। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अलवी ने तर्क दिया है कि वर्तमान सेना प्रमुख की नियुक्ति से पहले विपक्ष की सलाह ली गई थी। उन्होंने कहा 2019 में सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाने के दौरान भी तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने विपक्ष के साथ बातचीत की थी। बता दें कि सेना प्रमुख बाजवा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका की पहली हिंदू सांसद ने छोड़ी जो बाइडेन की पार्टी, कहा नस्ल भेदी समूह में तब्दील हो रहे हैं डेमोक्रेट। जी हां दोस्तों, अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड ने सत्ताधारी डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ दी है। गबार्ड ने आरोप लगाया है कि ये पार्टी एक तरह से कुछ एलीट लोगों के नियंत्रण में है जो जंग की बातें करते हैं, श्वेत लोगों का विरोध करते हैं, नस्ल भेदी ग्रुप में तब्दील हो रहे हैं। गबार्ड 2 साल पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार रही हैं। जी हां दोस्तों, गबार्ड पिछले साल 2021 में अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के से सेवानिवृत्त हुई हैं। उन्हें तेज तर्रार छवि वाली नेता माना जाता है। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां जयशंकर जी ने ऑस्ट्रेलिया से फिर की यूएन में सुधार की वकालत, भविष्य को लेकर जताई चिंता। बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार मुश्किल कार्य है लेकिन इसे किया जा सकता है। उन्होंने साथ ही साथ आगाह किया कि अगर बिना देर किए सुधारों को अमली जामा नहीं पहनाया गया तो ये विश्व निकाय अप्रासंगिक बन जाएगा। जयशंकर जी ने यह टिप्पणी लोवी इंस्टीट्यूट में की दोस्तों करते हुए उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का महत्व और हित जो दोनों देश सुरक्षा केंद्रित क्वाड में साझा करते हैं के विषय पर अपने संबोधन के बाद एक सवाल के जवाब में की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में जयशंकर जी ने कहा यह मुश्किल काम है लेकिन इसे किया जा सकता है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जंग के बीच रूसी सरकार का बहुत बड़ा एक्शन, जुकरबर्ग की कंपनी फेसबुक बोले तो मेटा को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। रूस ने मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठन की सूची में शामिल किया है। फेडरल सर्विस फॉर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के एक डेटाबेस के मुताबिक रशिया ने मंगलवार को मेटा को आतंकवादी और चरमपंथी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च में रूसी सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को चरमपंथी गतिविधियों का अंजाम देने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। यही नहीं, मॉस्को की एक अदालत ने मार्क जुकरबर्ग के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चरमपंथी गतिविधि का भी आरोप लगाया था। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां ईरान में
में नहीं थम रहा हिजाब विवाद, विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिमी शहर में विस्फोट और गोलीबारी, इराक बॉर्डर पर हिंसा। जी हां, ईरान में 22 वर्षीय एक महिला की मौत की घटना के बाद से ही लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को एक पश्चिमी शहर की सड़कों पर गोलियों और विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई। साथ ही साथ पास के एक गांव में एक व्यक्ति कथित तौर पर सुरक्षा बलों द्वारा मारा गया। कार्यकर्ताओं ने ये जानकारी दी। गौरतलब है कि नैतिकता पुलिस मॉरलिटी पुलिस ने हिजाब सही तरीके से नहीं पहनने के आरोप में सितंबर में महसा अमीनी को हिरासत में लिया था। वो थाने में बेहोश हो गई और इसके 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दे दोस्तों, जहां पर हम अमेरिका के प्रतिबंधों को नहीं मानते, धमकी के बाद भी नहीं बदले हांगकांग के तेवर, रूसी सुपर यॉट को दे दी पार्किंग। हांगकांग के नेता जॉन ली ने मंगलवार को कहा कि वो केवल संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों को लागू करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर हांगकांग प्रतिबंधित व्यक्तियों के लिए पनाहगाह बना रहा है तो उसके वित्तीय केंद्र का दर्जा खतरे में पड़ सकता है। ली का बयान मंगलवार को तब आया जब कुछ दिन पहले रूसी कारोबारी अलेक्सी मोरदाशोव की एक आलीशान याट यानी नौका शहर के तट पर रुकी। मोरदाशोव को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का करीबी माना जाता है। दोस्तों एक और खबर की बात करें, जहां दिल्ली में डेंगू ने तोड़ा 5 साल का रिकॉर्ड, कोविड जोन के खाली बिस्तरों पर भर्ती होंगे मरीज। जी हां, दिल्ली में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अक्टूबर महीने के पहले 5 दिन में ही 300 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं पूरे दिल्ली में। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार इस साल सितंबर के अंत तक डेंगू के 937 मामले दर्ज किए गए थे। अब नगर में वेक्टर जनित बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़कर 1258 हो गई है। दोस्तों एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर गुजरात से बड़ी खबर, 5 दिग्गज 9 दिन 145 जनसभाएं, 27 साल शासन के बाद फिर बीजेपी लड़ने को तैयार। जी हां, आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी बिसात बिछाने में लगी हैं। 27 साल से शासन कर रही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी तक सभी दल कड़ी तैयारी में जुटी हैं। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी गुजरात गौरव यात्रा 12 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। यह यात्रा 12 अक्टूबर से शुरू होकर 20 अक्टूबर तक चलेगी। गौरव यात्रा 5 स्थानों से 12 और 13 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। यात्रा की शुरुआत 12 अक्टूबर को 2 जगह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जी हां दोस्तों, जबकि 13 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह जी 3 जगहों से शुरू करेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर 1 नवंबर को राजस्थान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। मानगढ़ धाम में एक विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बता दें, राजस्थान भाजपा के पदाधिकारियों ने मंगलवार को जयपुर में राजस्थान भाजपा मुख्यालय में एक बैठक बुलाई दोस्तों, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 1 नवंबर को राज्य की प्रस्तावित यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि पीएम मोदी जी आदिवासी जिले के बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। मानगढ़ राजस्थान गुजरात सीमा पर बसवाड़ा जिले में आनंदपुरी के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री किसान के लाभार्थियों को तगड़ा झटका, सरकार ने बंद कर दी है बड़ी सुविधा, सभी पर पड़ेगा सीधा असर। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में अब तक 11वीं किस्त के 2000 रूपए ट्रांसफर कर चुके हैं। अब जल्द ही किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2000 रूपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस बीच सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2022 में बड़ा बदलाव कर दिया, जिसका असर 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों पर पड़ेगा। दोस्तों दरअसल अब किसानों से बड़ी सुविधा छिन गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब कोई किसान पोर्टल पर जाकर आधार से नंबर अपना स्टेटस नहीं देख सकता है। दोस्तों अब किसानों का स्टेटस देखने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है। गौरतलब है कि पहले ये नियम था कि किसान अपना आधार या मोबाइल नंबर कुछ भी डालकर स्टेटस चेक कर सकते थे। इसके बाद ये नियम आया है दोस्तों, किसान मोबाइल नंबर से नहीं बल्कि आधार नंबर से स्टेटस देख सकते हैं। अब नए नियम के तहत किसान आधार नंबर से नहीं बल्कि मोबाइल नंबर से ही स्टेटस को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। दोस्तों आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।